मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का मूल्यांकन। ये भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य आर्टिकल 36 से 51 ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकेंड का जो पेपर है वो सेकेंड में इनको पढ़ाया जाता है। जोधपुर विश्वविद्यालय है, सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, कोटा यूनिवर्सिटी है, सहित भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ाया जाता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का ये जो पार्ट है ये न केवल आपके इन परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीपीजी की क्लासेस में पूछा जाता है, बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें जो जीके जो होता है उसमें मेन यही नीति निर्धारक तत्व है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल मूवमेंट, इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वही जीके है। पर्टिकुलर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूर्व में जो वीडियो जारी किए गए हैं उनको डीपली पढ़ने से उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कौन से आर्टिकल में क्या कहा गया है उसको एक एक आर्टिकल को और व्यवस्थित रूप से बच्चों को याद हो जाए, इस हेतु सरल विधि से वो वीडियो तैयार किए गए हैं। आज ये जो है वो थ्योरी का है, उसमें ये जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसमें ये महत्वपूर्ण काम आता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान में वर्णित होने के बावजूद भी इसका कोई औचित्य नहीं है। केटी शाह ने कहा ये वो ब्लाइंड चेक है, खाली चेक है जिसका भुगतान संबंधित राज्य रूपी बैंक पर निर्भर है। तो प्रोफेसर नसरुद्दीन ने कहा प्रथम वर्ष के प्रथम दिन पर दी जाने वाली वे सद इच्छाएं हैं जिसका दूसरे यानी कि 2 जनवरी को कोई महत्व नहीं रहता। और वैसे देखा भी जाए तो ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि भारत की संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तब गहन चिंतन और मनन और मंथन के बाद में ये चीज उभर करके सामने आई थी कि राज्य के मौलिक अधिकार वाद योग्य रहेंगे, जस्टेबल रहेंगे, नीति निर्धारक तत्व वो अवाद योग्य रहेंगे। तो अवाद योग्य है यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप न्यायिक संरक्षण के तहत उसको प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 228 में हाई कोर्ट से जो याचिकाएं हैं उनके माध्यम से हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्धारक तत्वों के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये न्यायोचित नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है, तो ये क्या हो गया, न्यायोचित नहीं है। दूसरी इसकी कमी है कि पवित्र और खोखले दावे हैं। पवित्र और खोखले दावे इस कारण हो गया कि अभी अपन ने चर्चा की, केटी शाह ने क्या कहा, प्रोफेसर नसरुद्दीन ने क्या कहा। तो ये नैतिक सद इच्छाएं हैं, इसको माने या ना माने, हम सभी विद्यार्थी हैं, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं। ये हमारा जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर है, इसमें प्रविष्ट होने से पहले हमें इसको प्रणाम लेना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हम कितने करते? प्रातः उठते ही इस धरती माँ और अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना चाहिए। तो चाहिए की भाषा समाज नहीं मानता।
तो ये क्या हो गए? पवित्र और खोखले दावे। इनके पीछे दंड का प्रावधान नहीं है। समाज कौन सी बात को स्वीकार करता है जिसके पीछे कड़े दंड के प्रावधान हो? कोई आप में से कोई विद्यार्थी वो सार्वजनिक अपना जो प्याऊ है उसमें अभी हम पानी पी के आए हैं, आप में से कोई कहे कि हम तो वहां पर पानी नहीं पिएंगे या आपको पीने नहीं देंगे, आप अछूत है, तो आपके विरुद्ध अस्पृश्यता का मामला दायर किया जाएगा आर्टिकल 17 के तहत। उपबंध 17 के तहत आपके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई होगी। आप अनटचेबिलिटी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी हमारे नीति निर्धारक तत्व है उन नीति निर्धारक तत्वों के पीछे इस प्रकार कोई कानून नहीं खड़ा है, कानून का डंडा यदि कार्य नहीं करता है तो समाज आसानी से नहीं मानता है। फलतः ये नीति निर्धारक तत्व पवित्र और खोखले दावों का विचार पुंज है। इसको आलोचकों ने आलोचनाओं की खरी कसौटियों पर कसते हुए कहा कि यह अस्पष्ट विचारधारा भी है, क्योंकि इसमें सामान्य सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, अंतरराष्ट्रवाद का सिद्धांत, इस प्रकार के सिद्धांतों के रूप में अपन ने पूर्व में विवेचन करके एक वीडियो में पढ़ा, और नीति निर्धारक तत्वों का विवेचन भी हमें मिलता है। तो अस्पष्ट विचारधारा है, स्पष्ट विचारधारा नहीं है कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रतिष्ठित करने वाले ये नीति निर्धारक तत्व है। इसमें केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप में इसको लागू भी नहीं किया जा सकता। कुछ नीति निर्धारक तत्व इस प्रकार के हैं क्योंकि राज्य का तात्पर्य उन्होंने न केवल संघ सरकार बल्कि हमारी राज्यों की सरकारें, बल्कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयां, नगर निगम, नगर पालिका, तो कुछ इस प्रकार के प्रावधान इन नीति निर्धारक तत्वों के अंतर्गत है जिसको हम लागू नहीं कर सकते। समझ लो करते भी है तो राजस्व का दोहरा नुकसान हो जाता है। राजस्व का नुकसान नहीं, राजस्व का दोहरा नुकसान कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के अंतर्गत नशीली दवाइयों सहित शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए, कानून बना दिया, पुलिस बना दिया, आबकारी पुलिस और बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, उसका लाखों रुपए का रेवेन्यू लगाया जा रहा है, करोड़ों रुपए शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए, शराब बंदी के लिए लगाए जा रहे हैं। अपन जिस एकाउंटी के क्षेत्र में है वहां देखिए पुलिस का केवल एक ही काम है, अरे डिपार्टमेंट दूसरा पूरा है, लेकिन नहीं, वो सारे राजस्व किसमें लगाया जा रहा है? शराब पर। और शराब अवैध रूप से हथकंड और व्यक्ति है। उससे जहरीली शराब से कई मौतें भी हो जाती, जनहानि होती है, और उनको रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व खर्च किया जा रहा है। दूसरा नुकसान कैसे हो रहा है राजस्व का? सरकार, जैसे राजस्थान में था गंगानगर शुगर मिल, सरकार के द्वारा आबकारी विभाग के माध्यम से शराब के जो ठेके होते हैं उसके माध्यम से जो बेचा जाना चाहिए उसके राजस्व की कमी हो रही है। तो इस प्रकार नीति निर्धारक तत्वों को लागू करने से दोहरा नुकसान भी होता है। आलोचकों ने केवल आलोचना करनी है, इसलिए निश्चित रूप से इन आलोचनाओं को पढ़ा। हमने भी अपनी बात को यहां पर सही सिद्ध करने की चेष्टा इसलिए की गई
क्योंकि हमें यह सिद्ध करना ही था। वास्तव में यदि देखा जाए तो राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का बहुत महत्व है। राज्य के नीति निर्धारक तत्व अपने आप में एक मौलिक तत्व है। भारत के संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो विवेचना की गई है वो अपने आप में एक मौलिक है। राज्यों को जब नीति का निर्माण करती है तब उन्हें आदर्श के रूप में देख करके उनकी क्रियान्वित की जानी चाहिए। उसको ध्यान में रख करके नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाना चाहिए। रखा गया है, यह आदर्श है, यह मौलिक तत्व है राज्य की सरकारों को डायरेक्शन देने के लिए कि आप नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखो। सरकारों के लिए आदर्श रहते हैं कि इन्हीं नीति निर्धारक तत्वों के माध्यम से सरकारों को कार्य करना चाहिए। नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध होना चाहिए, पंचायती राज का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सरकार के विकेंद्रीकरण से पंचायती राज और पंचायती राज के विकेंद्रीकरण से प्रत्येक गांव और ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति के पास में वास्तविक लोकतंत्र पहुंच सकता है। ये सरकारों के आदर्श के रूप में नीति निर्धारक तत्वों में ही संभव है। भारत के संविधान में अन्य इसकी विवेचना कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो ये सरकार के आदर्श है। सरकार के या सरकारों के आदर्श है। इन आदर्शों को सरकार ध्यान में रख के करती है। सरकार जब भी कोई भी नीति बनाती है, क्योंकि ये जनशक्ति के द्वारा नियंत्रित रहते हैं, जनशक्ति इससे नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है? सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, सरकार के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस बात का ज्ञान है कि हम नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं करेंगे, प्रजारंजनकारी कार्य नहीं करेंगे, जन कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे, तो अगली बार जनता हमें वोट नहीं देगी। इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जनता सरकार पर दबाव बनाती है कि वह मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी सरकार को क्रियान्वित करनी चाहिए, सरकार को आदर्श के रूप में उसे रखना चाहिए। सरकार की मजबूरी रहती है, नेताओं की मजबूरी रहती है, और विपक्ष इसी ताक में रहता है कि कौन से नीति निर्देशक तत्वों की पालना ये सरकार नहीं कर रही है, हम मौके का फायदा उठा करके उसको हाईलाइट करके जनाधार अपने पक्ष में करें। विपक्ष अपना जनाधार बढ़ाने की चेष्टा करता है, सरकार में सत्तारूढ़ दल अपनी जनाधार को बढ़ाने की चेष्टा करता है। आधार केवल क्या है? वही नीति निर्देशक तत्वों का जो वैचारिक धरातल है उसकी क्रियान्वित। सरकार का आकलन का माध्यम भी यही नीति निर्धारक तत्व है। सरकार कितने रूप में सफल हुई है, कितने प्रतिशत सरकार ने कार्य जनरंजनकारी, जन कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर के कार्य जो किए हैं, उनका मापदंड का आधार, सरकार के आंकलन का आधार यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, यही नीति निर्धारक तत्व उनके आधार है। इन्हीं नीति निर्धारक तत्वों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं इन्हीं में से बनती है। वो चाहे कोई भी योजना है, आगे अपन चर्चा करेंगे तब उसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिनकी क्रियान्वित हो चुकी है। तो विपक्ष है वो सदैव
इस ताक में बैठा रहता है कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हम जनता के बीच में जाकर के उसको बताएंगे तथा जनाधार को अपने पक्ष में करने के लिए कहेंगे कि यदि हम सत्ता में होते तो ये सकारात्मक कार्य करते, क्योंकि मौलिक अधिकार के नकारात्मक दावे हैं तो ठीक उसके विपरीत ये जो नीति निर्धारक तत्व है ये सकारात्मक दावे। फलतः नीति निर्धारक तत्वों का बहुत महत्व है। हम यदि गंभीरता से देखते हैं तो ऐसे कई नीति निर्धारक तत्व हैं जिनकी क्रियान्विति हो चुकी है। आधुनिक भारत में हम जो विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, किसान यानी कि कृषि के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पंचायती राज के प्रत्येक गांव और ढाणी में तथा प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जो हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से नीति निर्धारक तत्व है वो लागू हो चुके हैं। सबसे पहले जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहां जो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा जो चलती थी उसको उन्मूलन के लिए यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो भारत की संघ सरकार ने प्रथम, चतुर्थ और 27वें, फर्स्ट, फोर्थ एंड 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत जमींदारी प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया। ऐसे भी नहीं है कि उन जागीरदारों का भी और जमींदारों का आहित किया, ऐसा भी नहीं है। उनकी जमीन जो उनके पास में अधिक थी वो जोतते हैं उनके पास छोड़ दी, एक सीमांकन कर दिया कि इतनी सीमा तक की जमीन, इतनी जमीन इतने बीघे आपके पास में रहेगी, इतनी हेक्टर रहेगी। बाकी की जमीन जिन किसानों के पास में नहीं है उनको आवंटित की सरकार ने निःशुल्क दी, और जिन पूंजीपतियों की जमीन ली उनका मुआवजा उनको दिया गया। एक राशि तय की, प्रति वर्ष इतनी राशि राजस्व के रूप में आपको दी जाएगी। तो यहां समझने योग्य ये बात है कि नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति जमींदारी प्रथा उन्मूलन के रूप में यहां पर की गई है। कई चीजों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आर्टिकल 39B के तहत जो प्रावधान है, खनिज की जितनी भी खाने थी उनका राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्र में की खाने उनको बना करके उनसे जो उत्पादित हुई उसे राजस्व इकट्ठा किया और वो रेवेन्यू देश के विकास के अंदर काम में लिया। प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करते हुए, उनका खनन करते हुए RSMM, RSMDC सहित कई प्रकार के इस प्रकार के डिपार्टमेंट बना करके वो जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज थे उन संसाधनों से अरबों खरबों रुपए राजस्व के रूप में प्रति वर्ष आए, जिससे हमारे देश का विकास हुआ। तो ये नीति निर्धारक तत्व की क्रियान्विति हुई है। अगले ही अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज की विकेंद्रीकरण की बात को रखा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में
पंचायती राज विकेंद्रीकरण की नींव रखी तथा उसको आगे बढ़ाया। त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, यानी कि हमारे भारत के प्रत्येक गांव और ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति बिरादरी का, स्त्री एवं पुरुष सबका उचित प्रतिनिधित्व, इसके लिए आरक्षण के प्रावधान भी किए। तो पंचायती राज का हम जो वर्तमान में स्वरूप देख रहे हैं, अभी राजस्थान में नगर निगम के चुनाव आज निपट गए हैं लगभग, तो पंचायती राज का चुनाव शुरू हो गया, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव शुरू हो गए, उससे पहले सरपंच के हुए। तो जनता की सहभागिता लोकतंत्र में बढ़े, विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ये नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति है। कमजोर वर्ग के लोग जो है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी सहित जितने भी वर्ग हैं, उनके लिए समय समय पर विकास की योजनाएं की क्रियान्विति होती है। आर्टिकल 43 का इम्प्लीमेशन है। किसानों को लाभ मिले, कृषि विज्ञान केंद्र जगह जगह पर खोले गए। केसीसी, किसान को अपनी फसल का एक निर्धारित मूल्य मिले, इस हेतु समर्थन मूल्य सरकार ने तय कर दिया। वर्षों तक हमारे किसान का शोषण होता रहा, क्योंकि इस नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति हुई नहीं। वर्तमान की संघ सरकार ने दृढ़ मनोबल का परिचय देते हुए जो समर्थन मूल्य जारी किए, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने जो समर्थन मूल्य जारी किए, इससे किसान मजबूत हुआ। और जिस दिन भारत का किसान मजबूत हो जाएगा, प्रत्येक जो नदियां हैं आपस में जुड़ जाएगी, वो भारत का स्वर्ण काल होगा। किसान और मजदूर की जो मजदूरी है वो बढ़ जाएगी, आर्थिक दृष्टि से जो विपन्न है वो संपन्न हो जाएगा। श्रमिकों के लिए कार्ड बनाया गया, उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। श्रमिक का जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए स्कॉलरशिप निर्धारित की गई, उसकी बच्ची की शादी है उसके लिए पैसे की व्यवस्था की गई। पूर्व सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इस नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति पर ध्यान नहीं दिया था। तभी तो ये हमारा समाज का सबसे संपन्न वर्ग जो होना चाहिए वो विपन्न होता गया और देश रुग्ण होता गया, गरीबी की ओर बढ़ता गया। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति है। आर्टिकल 45 में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को होना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्वों में था। उसकी क्रियान्विति हुई, अब मौलिक अधिकार में बन गया। वाजपेयी की सरकार ने दिसंबर 2002 में दृढ़ मनोबल का परिचय देते हुए 40वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाते हुए उसको अनुच्छेद 21 के बाद 21 में जोड़ा, जिससे आज 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं वो आरटीई के तहत पढ़ रहे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का व्यवस्थित रूप से पृथक्करण है, इतना आक्षेप नहीं है। और हम यदि गहराई से देखें तो अंतरराष्ट्रवाद का भी हम पक्ष पोषण कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये चारों तरफ से नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति है। इससे एक बात यह पुष्ट होती है, स्पष्ट होती है
कि नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति हुई है। हम जो वर्तमान का स्वरूप देख रहे हैं, ये वास्तव में ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ ऐसे कई आयाम प्रतिष्ठित हो गए हैं, जिससे ये वर्तमान की सरकार ने जो व्यवस्थाएं शुरू की है, आगे जो भी सरकारें रहेगी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का आंकलन केवल नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति से जनता करके अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को चुनती है। अब लोगों में जागृति हो गई है, उसी सरकार को चुनती है, उसी दल की सरकार को चुनती है जो वास्तव में नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति करता है। तो भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद जो वर्णित नीति निर्धारक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, उसके बारे में अपन ने एक विवेचना की, एक मंथन किया, एक छोटा सा विचार विमर्श करके एक मंथन किया। उससे एक चीज स्पष्ट होती है कि इनका बहुत महत्व है, क्योंकि इनकी क्रियान्विति हो रही है। और वर्तमान में हम जो भारत को देख रहे हैं, जो भारत विकास कर रहा है, विश्व की सरकार भी भारत की ओर आस लगाए बैठी है। उसका मूल कारण है, वो मूल कारण केवल यही है कि हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति हो चुकी। इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों को, हालांकि ये न्यायोचित नहीं थे, वाद योग्य नहीं थे, इसका हनन होने पर हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते थे, उसके बावजूद भी दृढ़ मनोबल का परिचय देते हुए संघ सरकार ने इनको लागू किया है। आज इतना।